हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 10वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 सितंबर 2021 के शिफ्ट 1 मेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में संपन्न हुई, यह विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति थी जो मार्क्स के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित थी। और रूसी क्रांति क्रांति के मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयला और लोहा। औद्योगिक क्रांति के दौर में ब्रिटेन को कोयला और लोहा दो संसाधनों से लाभ हुआ। ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे की बड़ी और सुलभ आपूर्ति थी। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के लिए माल का उत्पादन करने के लिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और आगे चलकर R.C. दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, G.V. जोशी, M.D. रनाडे आदि विद्वानों ने भी धन निष्कासन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध आदि स्थानों पर भी फैल गई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाना साहब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला साहब तथा इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच फंस गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1785 में। फ्रांस में 1785 में राजा लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले में फंस गई थी। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसीलिए फ्रांसीसी सदैव उसे विदेशी समझते थे। फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर यह घोटाला सामने आया। राजा और उसकी पत्नी द्वारा वैभव पर अपव्यय किए जाने के कारण राजकोष दिवालिया होता जा रहा था और इस आरोप से रानी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को S.H. चिपड़ूकर, गणेश वासुदेव जोशी और पुणे में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला, मोपला विद्रोह मालाबार, दूसरा, तेभागा आंदोलन बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, यानी आंदोलन और क्षेत्र का दोनों ही युग्म सही है। मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल के मालाबार से 1836 से 54 को किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ किया गया था और तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था और यह 1946 में अपने चरमोत्कर्ष पर था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद के दर्शन के मूल में फ्रांसीसी क्रांति थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन पॉल मरात।
जीन पॉल मरात का संबंध वित्त से नहीं था बल्कि वह फ्रांस में पेशे से चिकित्सक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, दिसंबरिस्ट देशभक्त बुद्धिमान युवा पुरुष, और दूसरा, रूसी बुद्धिजीवी सुशिक्षित लोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही युग्म सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, S.N. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1905 में रूसी संसद को डैश के रूप में भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्यूमा। 1905 की रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता था। रूस में 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। रूस की वर्तमान संसद को ड्यूमा और संघीय परिषद के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्ट्समाउथ की संधि। 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध को पोर्ट्समाउथ की संधि से समाप्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी रॉबर्ट तुर्गो। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक एनी रॉबर्ट तुर्गो था। तुर्गो एक योग्य अर्थशास्त्री था। उसने वित्त मंत्री रहते फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने विभिन्न व्यवसायों की शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर दिया और उसने बेगार प्रथा समाप्त कर एक सामान्य कर लगाया। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.U. ह्यूम द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी द्वारा बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इस अधिवेशन में भारत के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला लाला लाजपत राय ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी डैश द्वारा प्रभावित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगोल परंपरा। जार तानाशाही मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने रूस पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इवान महान ने मंगोलों की सत्ता का अंत कर रूस का शासक बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह डैश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1855 में। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को आरंभ हुआ था जो अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व नीति के खिलाफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह के दमन के लिए सैन्य कानून लगा दिए जो 3 जनवरी 1856 तक चला था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में डैश वर्ष में प्रवेश किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1794 में। 1794 में फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में प्रवेश किया था। अब हम लोग भाग 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो भाग 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम बादल का प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद और दूसरा एडोल्फ हिटलर नाजीवाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला तथा दूसरा दोनों, यानी दोनों ही युग्म सही है। फांसीवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फेसियों का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ
और मूल रूप से यह आंदोलन उदारवाद के विरुद्ध था। वहीं अगर बात करें नाजीवाद की, तो यह जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है? पहला गर्म और आर्द्र, दूसरा ठंडा और सूखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। एक क्लाइमोग्राफ में मग्मी शब्द उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जे टूजो विल्सन के द्वारा। मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले जे टूजो विल्सन द्वारा 1963 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक जीव मंडल डैश से बना एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला कार्बनिक घटक, दूसरा ऊर्जा घटक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों। एक जीव मंडल एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कार्बनिक और ऊर्जा घटकों से मिलकर बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था और वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे। यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में डैश के बीच विस्तृत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इस जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जियोवानी जेंटाइल। फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक जियोवानी जेंटाइल थे। जेंटाइल एक प्रसिद्ध इतावली आदर्शवादी दार्शनिक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है। दूसरा, पर्यावरण क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ना ही 1 और ना ही 2, यानी इन दोनों में से कोई भी कथन आईसीजे के संदर्भ में सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल देश ही पक्षकार हो सकते हैं। यह विभिन्न मुद्दों पे राष्ट्रों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि मुद्दों पर सुनवाई करता है और इसका कोई प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्र नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के 2 अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण होता है डैश कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंद वलन। भूविज्ञान में वे वलन जिसकी 2 भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है तो उस वलन को बंद कोण कहते हैं और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन डैश द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैब्सबर्ग साम्राज्य। ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा हैब्सबर्ग साम्राज्य पर शासन किया गया था। इस साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यह अलग अलग जाति समूहों और जन समुदायों और क्षेत्रों को जोड़कर बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है? पहला प्राथमिक तरंगे और दूसरा सतही तरंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1।
प्राथमिक भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कार्स्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कार्स्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। दूसरा, कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षयण द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 तथा 2 दोनों, यानी कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था और यूएनओ के कुल 6 अंग हैं, जो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, डैश पहला देश है जहां समाजवाद का निर्माण हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सोवियत रूस। सोवियत संघ विश्व का पहला ऐसा देश था जहां प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। रूस के तत्कालीन समाजवादी नेता लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1871 में। 1871 ईस्वी में पेरिस कम्यून हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1953 लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमति हुई थी। दूसरा, कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1, यानी जो केवल पहला कथन है वो जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में सही है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 और उसके बाद के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं, जबकि ज्वालामुखी विस्फोट एक अंतर्जात खतरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय के अनुदैर्घ्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? पहला, कुमायूं हिमालय नंदा देवी पर्वत। दूसरा, मध्य हिमालय कंचनजंगा। और तीसरा, पूर्वी हिमालय अन्नपूर्णा पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा जो युग्म है वो सही ढंग से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आप निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी ऑनसेट आपदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सूखा। सूखा एक धीमी ऑनसेट आपदा है। धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं को धीरे धीरे आने वाली आपदा स्थिति भी कहा जाता है और मौसम में परिवर्तन, मरुभूमिकरण, मृदा अवनमन इत्यादि धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है? पहला, जामनगर लोनी पाइपलाइन और दूसरा, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, यानी ये दोनों ही भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड भारत में गैस हेतु शीर्ष तकनीकी संस्था है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यता प्राप्त होता है। दूसरा, एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल जो पहला कथन है कि एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है, यह सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या का घनत्व डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 हो गया है, जो वर्ष 2001 में 325 था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जिसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जनसंख्या। जनसंख्या एक ऐसा कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर करता है, जबकि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, पूंजी, उद्यमी, बाजार और आधारभूत संरचना प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत की वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मासिनडाम। भारत की वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा मासिनडाम क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी डैश में घटित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2001 में। प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी 2001 में घटित हुआ था। 26 जनवरी 2001 के भुज के प्रलयकारी भूकंप ने इस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र में खड़ा कर दिया और इस भूकंप के कारण 50,000 से 1 लाख के बीच व्यक्ति की मृत्यु के शिकार हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है? पहला कागज का माप और दूसरा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं? पहला मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा दार्जिलिंग सिलीगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र और चौथा कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सिर्फ पहला और दूसरा भारत के प्रमुख औद्योगिक समूह हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में फैला हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ओहियो। कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो राज्य में फैला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं। इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के एक गुच्छे का उपयोग करता है और दूसरा साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो दूसरा कथन है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सड़कें। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन सड़क है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थानांतरित कृषि नाम देश सही है? पहला लद्दाख मलेशिया, दूसरा बन्ना वियतनाम, तीसरा कोनुको वेनेजुएला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल जो पहला और तीसरा है वह स्थानांतरित कृषि का सही युग्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वुलर झील है और यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपुर जिले में स्थित है। और बात करें अगर सुपीरियर झील की, तो यह विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बारालाचा दर्रा लेह जिले को डैश से जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मनाली से। बारालाचा दर्रा लेह जिले को मनाली से जोड़ता है और हिमालय में कई दर्रे हैं जिनके द्वारा ही उन पर्वत श्रेणियों को यात्रियों और व्यापारियों द्वारा पार किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, भारत में एक स्वयं सहायता समूह डैश हो सकता है?
पहला पंजीकृत और दूसरा अपंजीकृत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, यानी भारत में एक स्वयं सहायता समूह पंजीकृत हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है और भारतीय संविधान में विभिन्न सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आरबीएल। आरबीएल एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका पूर्ण नाम रत्नाकर बैंक लिमिटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जीडीपी में प्रमुख क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में प्रमुख योगदान देने वाला क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डैश उम्मीदवार वे उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वतंत्र। चुनाव में ऐसे उम्मीदवार जिनका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होता है वे स्वतंत्र उम्मीदवार कहलाते हैं और इनको निर्दलीय उम्मीदवार भी कहा जाता है और चुनाव जीतने के बाद ये अपना लाभ के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष के बाद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। भारत में पंचायतों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रति भेद्यता घटकों के एक समूह से युक्त होती है। ऐसे भेद्यता घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला, किसी खतरे या आपदा का नाम। दूसरा, स्थलीय और समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करता हुआ भेद्यता समुदाय। और तीसरा, भौतिक संरचनाओं की सामग्री की प्रतिरोधकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आम आदमी पार्टी भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, बल्कि यह एक राज्य की पार्टी थी। लेकिन वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है, तो वर्तमान समय के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता के केंद्रीकरण के 2 व्यापक प्रकार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रकार नहीं है? पहला, परिस्थितिजन्य और दूसरा सहमतिजन्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1977। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था और इस आपातकाल में लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है और नगर निकायों के कुल 18 विषयों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 बी में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा हुई और 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अपनी सरकार बनाने में सफल रही और इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी सदस्य पार्टी रही। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? पहला, सरकारी बॉन्ड दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ। दूसरा, राजकोष बिल अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ। और तीसरा, प्रमाण पत्र जमा अल्पकालिक नोट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य सही है? पहला, बैंकों का बैंकर और दूसरा, मुद्रा जारी करता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों,
यानी ये दोनों ही कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के प्रमुख कार्य बैंकों का बैंकर, मुद्रा जारीकर्ता, विदेशी मुद्रा प्रबंधक, वित्तीय प्रणाली का नियामक और प्रबंधक तथा मौद्रिक और ऋण नीतियों को लागू करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की डैश सूची में शामिल किया गया है। पहला संघ सूची और दूसरा समवर्ती सूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक विकास डैश की समस्याओं से संबंधित होता है जबकि आर्थिक वृद्धि डैश की समस्याओं से संबंधित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्प विकसित देश, विकसित देश। आर्थिक विकास की समस्या अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है जबकि आर्थिक वृद्धि की समस्या विकसित देश की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शिक्षा में जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रकट करता है? पहला सकल नामांकन अनुपात और दूसरा जेंडर समता सूचकांक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों। शिक्षा में जेंडर आधारित प्रदर्शन को सकल नामांकन अनुपात और जेंडर समता सूचकांक द्वारा प्रकट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक HPI प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1997 में। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम UNDP ने मानव गरीबी सूचकांक HPI को 1997 में विकसित किया था। HPI को HDR 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है जो कि 403 है और सबसे कम संख्या पुडुचेरी की है जो कि 30 है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक सरकार को डैश के लिए खाद्यान्न की सुरक्षित बफर भंडार को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। पहला अंतर मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाए रखने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों, यानी एक सरकार को अंतर मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाए रखने के लिए खाद्यान्न के सुरक्षित बफर भंडार को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निरंकुशता। निरंकुशता में सभी नियम और निर्णय केवल एक ही व्यक्ति लेता है और यह समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित है? पहला अनुच्छेद 1 नए राज्यों का गठन, दूसरा अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ना ही 1 ना ही 2, यानी इन दोनों में से कोई भी अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 1 का संबंध संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से है, वहीं अनुच्छेद 3 का संबंध नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई जाने के अनुसार दिए गए प्रमुख शब्दों को व्यवस्थित करें तथा फिर सही संयोजन को चुनें। P पंथनिरपेक्ष, Q लोकतंत्रात्मक और R समाजवादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, RPQ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले आता है समाजवादी शब्द, फिर आता है पंथनिरपेक्ष शब्द और सबसे अंत में आता है लोकतंत्रात्मक शब्द, यानी PRQ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा,
इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। और तीसरा, अनुच्छेद 51 संविधान में अंतिम निर्देशक तत्व व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नेपाल में राणा कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राणा शासकों ने मुलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया, जिसने सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। दूसरा, राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों, यानी ये दोनों ही कथन नेपाल में राणा कृषि के संदर्भ में सही है। नेपाली शासक जंग बहादुर राणा ने नेपाल में हिंदू धर्म को कानूनी मान्यता दी और इसके आधार पर 1854 में मुलुकी ऐन बनाया तथा यह नेपाल की दंड संहिता थी, जिसके प्रावधान हिंदू धर्म की कानून पद्धति पर आधारित थे और नेपाल में सती प्रथा को बंद करने का पहला प्रयास जंग बहादुर राणा ने ही किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा महेंद्र। नेपाल का रॉयल डेमोक्रेटिक संविधान देश का पहला संविधान है जिसे 1959 में अपनाया गया था। इस संविधान को राजा महेंद्र द्वारा तैयार किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1976 में। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है और अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? पहला, सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है। दूसरा, सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों। सामाजिक लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक समानता एवं राजनीतिक सहभागिता पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक समता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यवस्था को पुनर्नियोजित कर दिया जाता है और सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक संगठन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें निजी संपत्ति और आय का वितरण सामाजिक नियंत्रण के अधीन होता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।